हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 3 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केरल की कौन सी पारंपरिक लिपि को पुनर्जीवित करने तथा इस प्राचीन लिपि के संरक्षण हेतु यूनिकोड में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है? ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी वेटेझूत, ऑप्शन सी कोलेलुट्टू, ऑप्शन डी वेट कुरुम्ब। देखिए, केरल की पारंपरिक द्रविड़ियन लिपि वेटेझूत या वेटेलुट्टू को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस प्राचीन लिपि के संरक्षण हेतु अब वेटेझूत को यूनिकोड में शामिल करने का प्रयास किया जाता है ताकि दुनिया भर के भाषा विशेषज्ञ इस लेखन शैली को बेहतर ढंग से जान और समझ सके। उल्लेखनीय है कि केरल में वेटेझूत लिपि के असंख्य रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि पत्थर के शिलालेखों, स्तंभ शिलालेखों, आदेश पत्रों और ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों में दर्ज है। बात करें वेटेझूत लिपि के बारे में, तो यह एक प्राचीन द्रविड़ लिपि है जो केरल के आसपास लगभग 10 शताब्दी तक फली फूली। इसे व्यापक रूप से आधुनिक तमिल और मलयालम लिपियों के जन्म देने वाले लिपि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। वेटेझूत के इतिहास को केरल के शोधकर्ताओं, भाषाविदों और तकनीक विशेषज्ञों द्वारा एक ठोस प्रयास के माध्यम से धीरे धीरे प्राप्त किया जा रहा है। आज कुछ चुनिंदा लोग ही रह रहे हैं जिनके पास इस लिपि को संभालने की विशेषज्ञता है, लेकिन उनका ज्ञान और जानकारी पर्याप्त नहीं है क्योंकि ये लिपियां बहुत पुरानी हो चुकी है। इसलिए एक आसन्न खतरा बना हुआ है कि अगर कुछ भी नहीं किया जाता है तो इस लिपि का ऐतिहासिक महत्व हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। अतः अब वेटेझूत को यूनिकोड में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि दुनिया भर के भाषा विशेषज्ञ लिपि को बेहतर ढंग से जान और समझ सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वेटेझूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से एक विशाल एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने को लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है ऑप्शन ए एपोफिस, ऑप्शन बी यूरोपा, ऑप्शन सी आइकेरस, ऑप्शन डी यूनोमिया। देखिए, हाल ही में एक विशाल एस्ट्रॉइड एपोफिस को पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने को लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर दी है। शोध से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि हाल में ही इस एस्ट्रॉइड ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। बात करें एपोफिस एस्ट्रॉइड के बारे में, तो सर्वप्रथम 2004 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के द्वारा एरिजोना की वेधशाला में इस एस्ट्रॉइड की खोज की गई थी। इस विनाशकारी एस्ट्रॉइड की विनाशकारी शक्तियों को देखते हुए इसका नामकरण मिस्र के मौत और अंधकार अराजकता का देवता अपोफिस के नाम पर रखा गया। उल्लेखनीय है कि इस एस्ट्रॉइड को धरती के लिए संभावित खतरनाक साबित होने वाले एस्ट्रॉइड की श्रेणी में शामिल किया गया है। वैज्ञानिकों के द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 10 वर्ष तक यह पृथ्वी के सबसे निकट से गुजरेगी। इसके साथ ही पृथ्वी से इसके टकराने की सर्वाधिक आशंका 2068 में होगी। हालांकि ऐसा होने की संभावना काफी नगण्य है। यदि यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराता है या पृथ्वी के काफी करीब से गुजरता है तो भी यह मानव सभ्यता को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। बात करें एस्ट्रॉइड के बारे में, तो एस्ट्रॉइड एक प्रकार के खोखले पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में गति करते रहते हैं। यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित हैं। ये सब भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सीरीज क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पे लिखा नहीं है, नाम लिख देते हैं हम आपको, ठीक है। सीरीज वाला है, ठीक है। सीरीज जो है ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका पुनर्निर्माण सौर मंडल के निर्माण के साथ ही हुआ था एवं अतीत में इन क्षुद्र ग्रहों के लंबे काल तक पृथ्वी से टक्कर के चलते पृथ्वी के निर्माण में मदद मिली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एपोफिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के नीति आयोग ने राज्यों के लिए जमीन के मालिकाना हक के संदर्भ में एक मॉडल अधिनियम का मसौदा जारी किया है। इस मॉडल कानून के अनुसार जमीन पर अंतिम रूप से मालिकाना हक की गारंटी किसके द्वारा दिया जाएगा? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में भारत सरकार के नीति आयोग ने राज्यों के लिए जमीन के मालिकाना हक के संदर्भ में एक मॉडल अधिनियम का मसौदा जारी किया है।
प्राय भारत में आधारभूत परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि के स्वामित्व, प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधी उचित कानून के अभाव में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया मुकदमेबाजी के उलझ जाती थी, जिससे परियोजना में विलंब हो जाता था। उपरोक्त स्थितियों से निपटने के लिए भूमि के स्वामित्व, प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधी उपयुक्त कानून की जरूरत संबंधित संस्थाओं द्वारा महसूस की गई। भूमि पर मालिकाना हक के लिए मॉडल अधिनियम की मसौदे की अगर विशेषता के बारे में बात करें तो देश में आधारित परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान बनाने और भूमि के स्वामित्व में मुकदमेबाजी कम से कम करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने राज्यों के लिए जमीन के मालिकाना हक के संदर्भ में एक आदर्श अधिनियम का मसौदा जारी किया है। मसौदा अधिनियम के मुताबिक सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के 3 साल के भीतर कोई व्यक्ति जमीन पर स्वामित्व से संबंधित अपनी आपत्ति पंजीकरण अधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकता है। मॉडल कानून में कहा गया है कि जमीन पर अंतिम रूप से मालिकाना हक की गारंटी राज्य सरकार देगी और अगर कोई विवाद होता है तो इसका समाधान त्वरित रूप से एक स्थापित प्रक्रिया से किया जाएगा। इसमें क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए के राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बेंगलुरु से संचालित गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर यानी पीएसी द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार सुशासन के संदर्भ में सबसे बड़े राज्यों में, ये ध्यान रखिएगा बड़े राज्य बोला गया है, ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य काबिज है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, बेंगलुरु से संचालित और लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 जारी की है। पब्लिक अफेयर सेंटर के बारे में बात करें तो पब्लिक अफेयर सेंटर भारत के सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित कार्यवाहियों पर अनुशासन में संलग्न संस्था है। पब्लिक अफेयर सेंटर कर्नाटक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी सोसाइटी है। इसकी स्थापना भारत में सुशासन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से 1994 में बेंगलुरु में की गई थी। यह केंद्र सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पर्याप्तता को मापने के लिए अभिनव सामाजिक जवाबदेही उपकरण का उपयोग करने वाली पहली संस्था है। बात करें पब्लिक अफेयर इंडेक्स के बारे में तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स भारत के राज्यों को वहां के सुशासन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक डेटा संचालित मंच है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सुशासन का आकलन सतत विकास के संदर्भ में 3 आधारों समानता, विकास और निरंतरता के आधार पर किया जाता है। पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल देश का सबसे सुशासित राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। इस इंडेक्स के अनुसार सुशासन के संदर्भ में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 4 रैंकों पर दक्षिण राज्य काबिल हैं, जिसमें पहला स्थान केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा कर्नाटक का है। ठीक है, वहीं अगर बड़े राज्यों की श्रेणी में नीचे पायदान पर देखें तो सबसे नीचे पे आपका उत्तर प्रदेश, उससे थोड़ा ऊपर आपका उड़ीसा, फिर उसके ऊपर थोड़ा बिहार दिखेगा। और छोटे राज्यों की रैंकिंग में देखें तो गोवा प्रथम स्थान पर है छोटे राज्यों में, इसके बाद मेघालय, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और अगर छोटे राज्यों में अगर खराब प्रदर्शन वालों में देखें तो सबसे पहला मणिपुर और उसके बाद दिल्ली और उत्तराखंड है। इसके बाद अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अनुसार जो है चंडीगढ़ देश का सबसे सुशासित केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद पुदुचेरी, दादर और नागर हवेली का स्थान आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा एट्रिक्स कॉर्पोरेशन भारत के कौन से विभाग से संबंधित है? ऑप्शन ए खनिज संसाधन विभाग, ऑप्शन बी उद्योग विभाग, ऑप्शन सी रक्षा विभाग, ऑप्शन डी अंतरिक्ष विभाग। देखिए, हाल ही में अमेरिका की कोर्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की वाणिज्यिक शाखा एट्रिक्स कॉर्पोरेशन को बेंगलुरु के स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया को $1.2 बिलियन मुआवजा देने के लिए कहा है। अब बात करें मामला क्या था, तो देखिए वर्ष 2005 में एट्रिक्स कॉर्पोरेशन और देवास मल्टीमीडिया के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक एट्रिक्स कॉर्पोरेशन ने 2 सैटेलाइट बनाने, उन्हें लॉन्च करने और उनका संचालन कर देवास मल्टीमीडिया
मीडिया को एस बैंड स्पेक्ट्रम के 70 मेगाहर्ट्ज उपलब्ध कराने पर सहमति दी थी। बाद में इसका इस्तेमाल पूरे देश में हाइब्रिड सैटेलाइट और संचार सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाना था, किंतु वर्ष 2011 में एट्रिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा समझौते को खत्म कर दिया। इस समझौते को एट्रिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा एक तरफा रूप से रद्द किया जाने के लिए बाद देवास मल्टीमीडिया ने इस मामले में अगले कुछ वर्षों तक भारत के कई कानूनी विकल्प तलाशे। इसी क्रम में देवास मल्टीमीडिया इस मामले को सितंबर 2018 में वॉशिंगटन की एक जिला अदालत में ले गई थी। बात करें एट्रिक्स कॉर्पोरेशन के बारे में, तो एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका प्रशासन नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के पास है। एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सितंबर 1992 में अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के वाणिज्यिक दोहन व प्रचार प्रसार के लिए सरकार के स्वामित्व में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका एक अन्य प्रमुख उद्देश्य भारत में अंतरिक्ष संबंधित औद्योगिक क्षमताओं के विकास को आगे बढ़ाना भी है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा के रूप में एट्रिक्स पूरी दुनिया में अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करा रही है। सन 2008 में, ध्यान रखिएगा, सन 2008 में एट्रिक्स को भारत सरकार द्वारा लघु रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे एक आया है देवास, आपको अभी बताया आपको देवास मल्टीमीडिया के बारे में। तो देवास मल्टीमीडिया जो है वो बेंगलुरु में स्थित एक स्टार्टअप है, ठीक है, जो अंतरिक्ष से संबंधित सेवाओं में संलग्न है। तो इसी के साथ दोनों का केस चल रहा था अभी, इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतरिक्ष विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वन्यजीव शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में स्थित कौन से टाइगर रिजर्व में पहली बार गोल्डन बैक्ड मेंढक की उपस्थिति का पता लगाया है? ऑप्शन ए वायनाड टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी सहारदी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी नागरहोल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। देखिए, हाल ही में वन्यजीव शोधार्थियों ने पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र स्थित सह्याद्री टाइगर रिजर्व में से पहली बार गोल्डन बैक्ड मेंढक की उपस्थिति का पता लगाया है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सदस्य और अन्य वन्यजीव शोधकर्ताओं के द्वारा सह्याद्री टाइगर रिजर्व के एक झरने के पास गोल्डन बैक्ड मेंढक की उपस्थिति का पता लगाया है। बात करें गोल्डन बैक्ड मेंढक के बारे में, तो ये एक उभयचर जीव है। इसको इंडो सिल्वेरानी केसरी भी नाम भी इसको दिया गया है। इन उभयचर प्रजातियों के आवास, प्रजनन और अन्य वैज्ञानिक सबूतों के बारे में बहुत कम शोध व जानकारी उपलब्ध है। ये बेहद ही दुर्लभ जीव है। बात करें सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में, तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में की गई थी। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों के सह्याद्री रेंज में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व उत्तरी पश्चिम घाट के नम पर्णपाती वनों और पर्णतीय वर्षा वनों का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक विधि से संग्रहण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यापन बोर्ड और भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा ISO 17020/2012 के अनुरूप मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1981। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक विधि के संग्रहण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशदान प्रयोगशाला प्रत्यापन बोर्ड और भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा ISO 17020/2012 के अनुरूप मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NABCB द्वारा इस मान्यता के मिलने के बाद राष्ट्रीय भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2018 के तहत खाद्य व्यवसाय से जुड़े संस्थानों की जांच कर सकेगी। साथ ही NPC को भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण नियम 2017 के तहत गोदामों के निरीक्षण का अधिकार भी होगा।
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को प्राप्त यह मान्यता 3 वर्ष के लिए वैध होगा। बात करें एनपीसी के बारे में यानी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के बारे में, तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1958। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कौन से दक्षिण पूर्व एशियाई देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी वियतनाम। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। ज्ञातव्य है कि यह समझौता हस्ताक्षर होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और इससे भारत और कंबोडिया के द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत होंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सरकारों के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में मातृत्व और बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, HIV एड्स और टीबी, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, रोग नियंत्रण तथा चिकित्सा अनुसंधान को और विकास शामिल हो सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंबोडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन से यूनिवर्सिटी को उत्कृष्ट संस्थान या इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेस IOE की उपाधि प्रदान की गई है? ऑप्शन ए ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी SAM ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी ओम सर्टलिल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। देखिए, हाल ही में सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को उत्कृष्ट संस्थान या इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की उपाधि प्रदान की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा देश के 13 अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को IOE की उपाधि प्रदान करने के लिए चुना गया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए कुछ विधायी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक था। इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के बारे में बात करें तो उत्कृष्ट संस्थान योजना या इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम की घोषणा सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2016 के बजट भाषण के दौरान की गई थी। IOE के रूप में संस्थानों का चयन हेतु UGC द्वारा सितंबर 2017 में सार्वजनिक संस्थानों के लिए यूजीसी दिशा निर्देश 2017 द्वारा निजी संस्थानों के लिए UGC दिशा निर्देश 2017 को अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाने तथा उन्हें वैश्विक स्तर के शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बनने में सहायता के लिए सरकार की प्रतिबद्धताओं को लागू करना है। इसके पहले चरण के तहत वैश्विक स्तर के शिक्षा और अनुदान संस्थानों के रूप में उभरने के लिए देश के 10 सार्वजनिक और 10 निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया था। IOE के रूप में चिन्हित सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे। हालांकि निजी संस्थानों की सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से दक्षिण पूर्व एशियाई देश में आए टाइफून मोलावे के कारण मुसलधार वर्षा और भूस्खलन की वजह से क्षेत्र में जनधन की भारी क्षति हुई है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया। देखिए, हाल ही में मध्य वियतनाम में आए टाइफून मोलावे के कारण मुसलधार वर्षा और भूस्खलन की वजह से इस क्षेत्र में जनधन की भारी क्षति हुई है। गौरतलब है कि अक्टूबर की शुरुआत से ही वियतनाम तूफान, भारी बारिश और बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहा है, जिसके कारण देश में लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। टाइफून मोलावे वियतनाम के पिछले 2 दशकों में आया सबसे बड़ा तूफान है। 28 अक्टूबर 2020 को इस तूफान के कारण वियतनाम के क्वांग नेम प्रांत के 2 जिलों में भारी भूस्खलन की घटनाएं देखी गई है। वियतनाम पहुंचने से पहले टाइफून मोलावे फिलीपींस से गुजरा था, जहां इसके कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से कम 16 लोगों की मौत हो गई थी।
बात करें टाइफून के बारे में तो टाइफून हरिकेन या चक्रवात के ये सभी एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय तूफान है। हालांकि विश्व में अलग अलग स्थानों पर इनकी अवस्थिति के आधार पर इन्हें अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत क्षेत्र में इसे हरिकेन कहा जाता है, जबकि उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में इसे टाइफून और दक्षिण प्रशांत तथा हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में अधिकांश टाइफून मई से अक्टूबर के बीच आते हैं। हालांकि ये वर्ष भर में कभी भी आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वियतनाम। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।